हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा आर्बिट्रेशन लॉ, कोड है हमारा 4007 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। अब से पहले दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है, मध्यस्थों या पंचों की नियुक्ति को चुनौती। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके आने की जो संभावना है 70% बनी रहती है। और यह क्वेश्चन अक्सर नंबर 10 और 20 में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है। आर्बिट्रेशन है, जिस प्रकार से ज्यूरिस्प्रूडेंस में सबसे ज्यादा बैक लगती हैं, उसी प्रकार से इस सब्जेक्ट में बैक लगने की संभावनाएं रहती हैं, चाहे आपके प्रैक्टिकल हो या ना हो फिर भी। ठीक है, कहीं पर इसमें प्रैक्टिकल भी दे दिया जाता है, कहीं पर नहीं, लेकिन बहुत ही टफ है। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब चलते हैं आगे। टफ का मतलब ये नहीं है कि आप डर जाओ, मतलब जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा फिरा कर है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, किन आधारों पर पंच की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है? जो मध्यस्थ नियुक्त होते हैं, जो पंच नियुक्त होते हैं, किस आधार पर उनको चुनौती दी जा सकती है कि ये गलत है या सही है? ऐसी चुनौती के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? या किन आधारों पर एक मध्यस्थ को उसके पद से हटाया जा सकता है? यानी या ये बताओ कि एक पंच को, एक मध्यस्थ को उसके पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर है पंच की नियुक्ति के चुनौती के आधार। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे आर्बिट्रेशन के पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, सामने नंबर है, मैसेज करके आप हमसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, पंच की नियुक्ति के चुनौती के आधार, धारा 12 जो आदर्श विधि के अनुच्छेद 12 के अनुरूप है। धारा जो 12 है, ये आदर्श विधि जो होती है उसके अनुच्छेद 12 के अनुरूप है, समान है। एक मध्यस्थ की निष्ठा, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता के आधारों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करती है कि मध्यस्थ की नियुक्ति को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पंच को, किसी भी मध्यस्थ को किन आधारों पर हटाया जा सकता है? जैसे उसकी निष्ठा को देखते हुए, निष्ठा भावना को देखते हुए, उसकी निष्पक्षता को देखते हुए, स्वतंत्रता को देखते हुए। अगर इनमें से अगर वो गड़बड़ी करता है, निष्ठा नहीं दिखाता है, निष्पक्षता नहीं रखता है या स्वतंत्रता से कार्य नहीं करता है, तो वो हटा दिया जाएगा, चुनौती दे दी जाएगी उसे हटाने के लिए। पॉइंट नंबर 1 है धारा 12(1) के अनुसार जब किसी व्यक्ति से उसकी मध्यस्थ के रूप में प्रभावित नियुक्ति के लिए संपर्क किया जाता है, जब किसी व्यक्ति से उसकी मध्यस्थ की रूप में प्रभावित नियुक्ति के लिए संपर्क किया जाता है, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी भी ऐसी परिस्थिति की घोषणा करेगा जो उसकी एक मध्यस्थ के रूप में निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता को, न्यायोचित संदेह को जन्म देता है। देखो इस चीज को समझाता हूं। जैसे ये मध्यस्थ है, इसे बाद में देखेंगे, पहले देखो पक्षकार ए है और पक्षकार बी है। इसके लिए इन्हें किसकी नियुक्ति करनी है? पंच की नियुक्ति करनी है। चाहे ए ने नियुक्त करा हो, चाहे बी ने नियुक्त करा हो, या दोनों ने एक एक पक्षकार अपना नियुक्त करा हो, मध्यस्थ का पक्षकार, या इसने मध्यस्थ पक्षकार नियुक्त करा हो, और इन दोनों के एक एक ने मिलकर एक अन्य को मुख्य मध्यस्थ को नियुक्त करा हो। ठीक है, अगर ये जो मध्यस्थ है ये मुख्य पंच बन गया, अगर ये पंच जो है
ये पंच नियुक्त हुआ या इनमें से कोई और अन्य पंच नियुक्त हुआ, ठीक है। इनको पहले से ही पता है कि जो मेरे पक्षकार ने मुझे नियुक्त करा है, भाई मेरे पक्षकार ने मुझे नियुक्त करा है, या इन दोनों पक्षकारों ने मुझे नियुक्त करा है, और इसे पता चल गई, यानी कि कोई से भी मध्यस्थ को यह पता चलता है कि मुझे इसलिए नियुक्त किया जा रहा है कि मैं पक्षपात करूं, या मुझे यह पता चल, या इनको यह पता चल जाता है मध्यस्थ को कि इस वाले केस में, इस वाले विवाद में, इस वाले समझौते में गड़बड़ी होने वाली है, ठीक है। इसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी, इसमें निष्ठा भावना नहीं रहेगी, तो इसका कर्तव्य है इन मध्यस्थों का ये तुरंत सूचना दें, ठीक है, कि भाई इस वाले में अगर हम मध्यस्थ बनते हैं, पंच बनते हैं, तो दूसरा वाला जो पक्षकार है या जो बीच का जो मध्यस्थ पक्षकार है, ये यहां पर निष्ठा से कार्य नहीं करेगा और उसकी तुरंत जानकारी पक्षकारों को देगा। अगर इसका पक्ष है तो इसको, अगर इसका पक्ष है तो इसको, अगर ये गड़बड़ी करता है, अगर इन दोनों को मालूम है, तो ये सूचना देगा कौन? बीच वाला। आगे चलते हैं तो दोबारा समझ लो, जब किसी व्यक्ति से उसकी मध्यस्थ के रूप में प्रभावित नियुक्ति के लिए संपर्क किया जाता है, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी भी ऐसी परिस्थिति की घोषणा करेगा जो उसकी एक मध्यस्थ के रूप में निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता को न्यायोचित संदेह को जन्म देता है। अगर इन मध्यस्थ को किसी भी प्रकार का यह संदेह होता है कि अगर मैं निर्णय दूंगा तब भी ये मुझ पे कोई ना कोई संदेह करेंगे, तो मैं उस बात को पहले ही ओपन करके रख दूं, ठीक है। आगे नंबर 2, धारा 12(2) के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ कार्रवाई के दौरान बिना विलंब के ऐसी किसी भी परिस्थिति की घोषणा मध्यस्थ के पक्षकारों से करेगा। देखो यहां पर बोला है नियुक्त मध्यस्थ, भाई सपोज करो ये हो मध्यस्थ, या ये मध्यस्थ हो, या ये मध्यस्थ हो, इनको ये पता चल जाता है कि आपस में कोई भी, या तो ये दो पक्षकार गड़बड़ी करने वाले हैं, या ये गड़बड़ी करने वाले हैं, या इनमें से कोई भी ऐसा पक्षकार या मध्यस्थ ऐसा है जहां से बेईमानी होने वाली है, ठीक है। किसी भी पक्षकार को पता चले, ठीक है, तो उसका कर्तव्य है नियुक्त मध्यस्थ कार्रवाई के दौरान बिना विलंब के, मतलब बिना देरी के, ऐसी किसी भी परिस्थिति की घोषणा मध्यस्थ के पक्षकारों से करेगा जो मध्यस्थ के रूप में उसकी निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता पर संदेह के कारण को जन्म दे सकती है, ठीक है। ये उस बात को बता देगा कि भाई मैं इन बातों को पहले ही आपके सामने ओपन करने वाला हूं, कर रहा हूं, कि जब मैं निर्णय दे दूं तो आप ये ना कहो कि आपने बेईमानी की है या आपने पक्षपात किया है। उन बातों को ये पहले ही बता देगा कि इसमें कहाँ क्या कोई फॉल्ट है। या दूसरी बात ये हो सकती है कि कुछ संबंधी भी निकल आते हैं, राज्य का फर्क पड़ जाता है, विभाग का फर्क पड़ जाता है। भाई हो सकता है ए या बी पक्ष का कोई व्यक्ति उसी विभाग से संबंधित हो जिससे ये मध्यस्थ नियुक्त हुआ है, ठीक है। तो ये उस बात का पहले ही बता देगा कि या मैं इसका संबंधी हूं, या मेरे राज्य से है, या मैं मेरे विभाग से है। पहले ही आपको बता रहा हूं, आप मेरे निर्णय पे शक ना करना। ये चीज मैं आपको पहले ही खोल रहा हूं। कभी आप बोलो कि भाई निर्णय हो गया है, जब आपको पता चले कि भाई यार ये तो संबंधी है या किसी से किसी आधार पर इनका संबंध है, तो मैं उस चीज को नहीं मानूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 12(3) के अनुसार यह धारा उन आधारों को स्पष्ट करती है जिनके आधार पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है। पहले 12(1) और 12(2) में क्या बोला है कि ये जो मध्यस्थ हैं खुद ही बता देंगे, खुद ही बता देंगे कि भाई क्या गड़बड़ी होने वाली है, या मेरे पे कोई आप शक ना करना। लेकिन 12(3) क्या कहती है? यह धारा उन आधारों को स्पष्ट करती है जिनके आधार पर
मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है। जैसे नंबर 1, जो मध्यस्थ की निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता पर युक्त संदेहों को जन्म देती है। भाई एक बात बताओ, संबंधी है, राज्य से बिलोंग करता है या विभाग से बिलोंग करता है, या इनसे हटते हुए ये पता चल जाए कि ये जो मध्यस्थ हैं किसी कारण से निष्पक्षता नहीं दिखाएंगे, ठीक है, या ये बेईमानी करेंगे, तो उस आधार पर इनको वहां से हटा दिया जाएगा। दूसरा, मध्यस्थ के पास पक्षकारों के इस विषय में संविदा द्वारा निर्धारित योग्यता नहीं है। आगे चलते हैं। 4 पॉइंट है हमारा, धारा 12(4) के अनुसार यदि पक्षकार को मध्यस्थ की नियुक्ति के समय किसी ऐसे आधार की जानकारी थी जिससे पक्षकार के पक्षपात का पता चल सकता था। पक्षकार क्या है, देखो ये मध्यस्थ ही है पक्षकार। कैसे? ए ने अपनी तरफ से एक मध्यस्थ पक्षकार बनाया, बी ने अपनी तरफ से एक मध्यस्थ पक्षकार बनाया, ठीक है, उसलिए जिससे पक्षकार के पक्षपात का पता चल सकता था। तो ऐसा पक्षकार अपने आचरण से विबंधित हो जाएगा तथा वह अपने पक्षकार की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है भाई, एक बात बताओ, जैसे ए है और एक बी है, बी ने अपना एक मध्यस्थ पक्षकार नियुक्त करा, मध्यस्थ पक्षकार, और ए को सब चीज की पता है कि इसका जो संबंध है बी से है, ठीक है, या ये किस प्रकार की प्रकृति का व्यक्ति है, ये निष्ठावान है या बेईमानी करता है, ये जो भी है इसको पता है कि ये निष्ठावान नहीं है, बेईमानी कर सकता है, या ये बी के संबंध में है, ठीक है, या राज्य से है या विभाग से है या अन्य किसी कारण से बी से ये टच में है, उसके बावजूद भी ए पक्ष उसको नियुक्त करता है तो उसके लिए पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा तथा वह अपने पक्षकार की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहां पर बोला है भाई तुमने तो सब कुछ जानबूझ के बाद, सब कुछ पता होने के बाद भी उसे नियुक्त करा है, ठीक है, तो आप उसे चुनौती नहीं दे सकते हो हटाने के लिए। आगे चलते हैं। मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने की प्रक्रिया। नंबर 1, मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने की निम्न प्रक्रिया निर्धारित करती है धारा 13। ठीक है, मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती कौन दे सकता है? धारा 13 दे सकती है, और धारा 13 की 6 उपधाराएं हैं। ठीक है, उन 6 उपधाराओं को देखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी और चीज देखते हैं। ये धारा संयुक्त राष्ट्र संघ, कौन सी धारा? ये धारा 13 और उपधारा 6। ये धारा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की आदर्श विधि के अनुच्छेद 13 पर आधारित है। ठीक है, कौन सी धारा? धारा 13 उपधारा 6 यूएनओ की आदर्श विधि की धारा 13 पर आधारित है। पुराने मध्यस्थ अधिनियम 1940, एक हमारा मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1940 था पुराना, की धारा 30 व 34 इसी धारा के अनुरूप थी। ये जो धारा 13 है और इसकी उपधारा जो 6 है, ये यूएनओ आदर्श विधि की अनुच्छेद 13 पर आधारित है, प्लस जो हमारा पुराना वाला अधिनियम था उसकी धारा 30 और 34 के समान है, बिल्कुल ऐसी ही है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपधाराएं। धारा 13 की 6 जो उपधाराएं हैं उनको देखेंगे। धारा 13 उपधारा 1 के अनुसार मध्यस्थ करार के पक्षकार को यह स्वतंत्रता देती है कि वे करार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने की प्रक्रिया का स्वेच्छा से स्वयं निर्धारण करें। यहां पर बोला गया है 13(1) के अनुसार जो मध्यस्थ करार के जो पक्षकार हैं, भाई मध्यस्थ करार के पक्षकार कौन है? ए और बी हैं। ये पक्षकारी तो हुए,
करार के, भाई ये संविदा के आधार पर ही तो अपने विवाद को सुलझाना चाह रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि इनके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ में होती है तो उसकी ये चुनौती स्वयं देंगे, उसको चुनौती ये स्वयं देंगे। मध्यस्थ करार के पक्षकार को यह स्वतंत्रता देती है कि वे करार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती की प्रक्रिया का स्वेच्छा से स्वयं निर्धारण करें। ये जो पक्षकार हैं ए और बी स्वयं अपनी मर्जी से करेंगे। आगे चलते हैं 13(2) के अनुसार यदि पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए करार द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करने में असफल रहते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, ध्यान देना, आप परेशान ना होना, घूम ना जाना। हमने 13(1) के द्वारा देखा था कि जो पक्षकार थे वो मध्यस्थ को क्या दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, ठीक है। अगर इन्हें किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो 13 उपधारा 1 के अनुसार ये उसे चुनौती दे सकते हैं। अब 13(2) के द्वारा क्या बात है, ए और बी को मध्यस्थ पक्षकारों की जरूरत है, ठीक है। ए ने भी एक पक्षकार नियुक्त कर लिया या बी ने भी एक पक्षकार नियुक्त कर लिया, लेकिन विषम के आधार पर हमें तीसरा पक्षकार भी देखना है, ठीक है। या इन्होंने दो पक्षकार नियुक्त कर लिए तो फिफ्थ वाला देखना है, पांचवा देखना है। या ऐसे हो सकता है कि ए पक्षकार को कोई मध्यस्थ ही ना मिले, उस स्थिति में मध्यस्थ की मांग के लिए यदि पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए करार द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करने में असफल रहते हैं तो उनके लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की चुनौती के लिए जरूरी है कि वे असफलता के पश्चात मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की जानकारी के 15 दिन के अंदर धारा 13 उपधारा 3 के द्वारा किसी परिस्थिति के रहते हुए, यहां पे कर लेना, किसी परिस्थिति के रहते हुए मध्यस्थ अधिकरण यानी जो पंचों के न्यायालय होते हैं को, अधिकरण का मतलब होता है न्यायालय का न्यायाधीश, मध्यस्थ न्यायाधीश को एक लिखित कथन तैयार कर सके भेजेगा जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के कारण को अभिलिखित करेंगे, तब मध्यस्थ न्यायालय इस पर निर्णय देगा। पहली बार तो देखो 13(2) के द्वारा अगर इन्हें मध्यस्थ नहीं मिल रहा है तो जो न्यायालय है इनकी व्यवस्था कराएगा कि भाई इनको एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाए, ठीक है भैया। तीसरा, जो इन्होंने मध्यस्थ नियुक्त करा है वो किसी प्रकार से निष्ठावान नहीं है या वो बेईमानी पूर्ण कार्य करता है या वह किसी भी बात को छुपाता है, ठीक है, या कोई अन्य कृत्य करता है और इसका पता चल जाता है तो सेक्शन 13 उपधारा 3 के द्वारा ये इसकी चुनौती मध्यस्थ न्यायालय में कर सकता है कि भाई आपने जो नियुक्त करवाया था मध्यस्थ न्यायालय में, मध्यस्थ न्यायाधीश को इसकी चुनौती पेश कर सकता है। आगे चलते हैं, धारा 13(3) के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण यानी मध्यस्थ का जो न्यायाधीश होता है चुनौती पर निर्णय तभी देगा जब मध्यस्थ ने स्वयं को अपने पद से पृथक नहीं किया है। भाई एक बात बताओ, ये मध्यस्थ न्यायाधीश ने इनकी नियुक्ति तो करा दी, मध्यस्थ 13(2) के द्वारा इन्होंने मांग की थी, न्यायालय के न्यायाधीश ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति करा दी, फिर उन्होंने पता चला कि ये निष्ठावान नहीं है, बेईमानी पूर्ण कार्य कर रहा है या किसी बात को छुपा रहा है या कोई अन्य गलत कृत्य कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने 13(3) के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधीश को उसे चुनौती देने के लिए नोटिस डाल दिया, ठीक है। तो अब 13(3) के द्वारा जो मध्यस्थ न्यायाधीश है किन आधारों पर उनको चुनौती मतलब कार्रवाई करेगा,
मध्यस्थ ने स्वयं को अपने पद से पृथक नहीं किया। दूसरा, पक्षकारों ने करार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी। ठीक है, इस आधार पर कार्य करेगा। पहले क्या देखेगा कि भाई ये जो मध्यस्थ है भाई ये गलत है और ये स्वयं यहां से नहीं हटा। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि अगर किसी मध्यस्थ को यह पता चल जाए, किसी मध्यस्थ को यह पता चल जाए कि अगर मैं यहां पे किसी भी प्रकार का निर्णय देता हूं तो मेरी निष्ठा पर, मेरी स्वतंत्रता पर या मेरे निर्णय पर सवाल उठ सकते हैं, इसने उस बात को छुपाया। ठीक है, इस बात की जानकारी पक्षकारों को हुई। तो न्यायाधीश क्या कह रहा है कि मध्यस्थ ने स्वयं को अपने पद से पृथक नहीं किया। तो भाई इस मध्यस्थ को स्वयं अपने पक्ष से अलग हो जाना चाहिए था, इसने नहीं किया। तब न्यायाधीश इसको पद से हटाएंगे, चुनौती को स्वीकार करेंगे। दूसरा, पक्षकारों ने करार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी, या पक्षकारों ने उसकी चुनौती, मतलब पक्षकार जो थे उन्होंने सिर्फ नोटिस दिया कि एक बार आप इस मध्यस्थ को देखो जो आपने नियुक्त कराया है, उसके आधार पर फिर मध्यस्थ न्यायाधीश इसको देखेगा और इस पर चर्चा करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 पॉइंट है 13(4) के अनुसार, यदि मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया का पक्षकारों ने उपधारा 1 के अंतर्गत करार द्वारा निर्धारण किया है, यह मध्यस्थ न्यायालय ने 15 दिन के भीतर पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को मध्यस्थ न्यायालय को चुनौती देने के लिए उपधारा 2 के अंतर्गत किया गया आवेदन असफल रहा है, तो ऐसी दशा में नियुक्त मध्यस्थ न्यायालय मध्यस्थ कार्रवाई जारी रखेगा तथा मध्यस्थ निर्णय का निर्माण करेगा। इस बात को अच्छे से समझा देता हूं। यहां पे बोला है मध्यस्थ को यानी पंच को चुनौती देने की प्रक्रिया का पक्षकारों ने उपधारा 1 के अंतर्गत करार द्वारा निर्धारण किया है। भाई ए और बी, अब इन दोनों ने करार कर लिया कि भाई हम जो मध्यस्थ है उसे चुनौती देंगे। ठीक है, या मध्यस्थ न्यायालय ने 15 दिन के भीतर पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को मध्यस्थ न्यायालय को चुनौती देने के लिए उपधारा 2 के अंतर्गत किया गया आवेदन असफल रहा है। भाई धारा 2 के द्वारा भाई मध्यस्थों ने पक्षकारों ने पहले क्या करा, करार करा। उसके बाद धारा 2 के द्वारा इन्होंने न्यायालय में आवेदन किया कि भाई एक आवेदन तो था नियुक्ति के लिए कि आप एक मध्यस्थ की नियुक्ति करा दो, दूसरा आवेदन था कि जो मध्यस्थ है, जो पंच है वह गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उस आधार पर जो न्यायालय है 15 दिन के भीतर उपधारा 2 के अंतर्गत किया गया आवेदन असफल रहा है, तो भाई पक्षकारों ने धारा 1 के द्वारा करार किया, धारा 2 के द्वारा चुनौती पेश करवाई। तो ऐसी दशा में नियुक्त मध्यस्थ न्यायालय मध्यस्थ कार्रवाई जारी रखेगा तथा मध्यस्थ निर्णय का निर्माण करेगा। आगे चलते हैं। ये तुम्हें ना थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये मध्यस्थम, ये पंच आ जाता है, कभी निर्णय आ जाता है। जब इस वीडियो को आप 2 या 3 टाइम्स देखोगे ना तो थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जब इसे आप अच्छे से समझोगे, धारा 3(5) के अनुसार यदि मध्यस्थ कार्यवाही को जारी रखते हुए मध्यस्थों ने मध्यस्थ पंचाट यानी निर्णय निर्मित कर दिया है, तो पक्षकार उस पंचाट को निरस्त कराने के लिए आवेदन धारा 34 के अनुसार मध्यस्थ अधिकरण को दे सकेंगे। दूसरी बात, अब ये ए है और ये बी है, इनका जो निर्णय है
भाई इनका जो विवाद था या कोई सुलह थी, उसका निर्णय मध्यस्थों, भाई मध्यस्थों क्यों लिख रहा हूं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, या मध्यस्थ ने कोई निर्णय दे दिया है, ठीक है। और पक्षकार दोनों इस बात को जान चुके हैं कि जिसने निर्णय दिया है मध्यस्थों ने या मध्यस्थ ने, ये जो है निष्ठावान नहीं है, इनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए हैं, इन्होंने जो कुछ बातों के जानने के बावजूद भी हमें उसकी जानकारी नहीं दी है, ठीक है। इस बात का इनको पता चल जाता है और ये इसका निर्णय दे देते हैं। इन्होंने अपना निर्णय डिग्री जो है पारित कर दी। अब इस निर्णय की चुनौती, ये जो पक्षकार हैं इसमें से एक भी हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं, इसकी चुनौती मध्यस्थ अधिकरण को दे सकेंगे। किसके अनुसार, धारा 34 के अनुसार मध्यस्थ अधिकरण को दे सकेंगे, ठीक है। दोबारा समझ लो, यदि मध्यस्थ कार्यवाही को जारी रखते हुए मध्यस्थों ने मध्यस्थ निर्णय निर्मित कर दिया है तो पक्षकार उस मध्यस्थ यानी निर्णय को निरस्त कराने के लिए आवेदन धारा 34 के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधीश को दे सकेंगे, ठीक है। अगर कोई निर्णय हो गया है उसे बदलवाने के लिए मध्यस्थ न्यायाधीश के पास धारा 34 के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट है 13(6) के अनुसार, उपधारा 4 के अनुसार निर्मित मध्यस्थ निर्णय को निरस्त करने के लिए उपधारा 5 के अंतर्गत दिए गए आवेदन के आधार पर मध्यस्थ निर्णय इस आधार पर निरस्त कर दिया जाता है कि चुनौती देने वाले आवेदन को गलत ढंग से निरस्त कर दिया गया था। तो न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया जाएगा कि ऐसे मध्यस्थ जिसकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी को कोई शुल्क या भुगतान किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पर समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर किसी कारण से कोई त्रुटि रहती है तो आप कमेंट करके बताना। वीडियोस आपकी एग्जाम से पहले ही डाल चुका हूं, काफी समय है आपके पास। अगर कोई त्रुटि है कमेंट करके बता देना, मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा। 2 या 3 मिनट की वीडियो डाल दूंगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है, सही है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।